हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला था कि एक DULLB के ऊपर पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आई होप मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा ये वाली। तो हाँ, सबसे पहले तो कि सिलेबस क्या है कई लोगों को नहीं पता है। कई यूट्यूबर्स की मैंने खुद वीडियोस देखी और मेरे को स्टूडेंट्स ने भी भेजी कि भैया देखो ये तो ये चीज़ें बोल रहे हैं। तो उससे उसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम है और पेपर है आपका 20 दिन बाद, तो सिलेक्शन भूल जाओ। ठीक, सबसे पहले तो एक सस्ती सलाह कि आलतू फालतू यूट्यूबर मत नहीं अपने को ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, बट मुझे इन्फॉर्मेशन है DUs, क्योंकि मैं वहाँ से पास आउट हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि उल्टे सीधे यूट्यूबर जो बता रहे हैं उनको भूल जाओ। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसी ऐसी क्वेरीज आई हैं जिनको ये बोला गया है कि CRPC पढ़नी है, एविडेंस लॉ पढ़ना है। ऐसी बेवकूफ़ी मत पढ़ना। कभी भी प्रोसीजरल लॉज आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। प्रोसीजरल लॉ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। प्रोसीजरल लॉज आपको वकील बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। अभी आप वहाँ पे सिर्फ LLB के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको प्रोसीजरल लॉज नहीं पढ़ने की ज़रूरत है बिल्कुल भी। तो आपने पढ़ना क्या है, देखिए 5 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। वो कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं बता देता हूँ। लीगल में आपको मेन 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक तो IPC, IPR, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स और फैमिली लॉ। ये 5 चीज़ें आपने सिर्फ पढ़नी है। उसमें भी आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है। IPC के सारे सेक्शन नहीं करने हैं। 511 सेक्शन है, 509 सेक्शन हो, चाहे 550 सेक्शन हो, उसमें अगर आप सारे पढ़ने बैठ जाओगे तो आप हो जाओगे पागल। आपका सिलेक्शन ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको IPC नहीं पढ़नी है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। रही बात दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट में भी बेसिक से पढ़ने हैं। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेयरक्ट से उठा के पढ़ लें। IPC का भी यही तरीका होता है कि IPC में कुछ सेक्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, वो अगर उसके आपने इलस्ट्रेशंस पढ़ ली और सेक्शन पढ़ लिया, डेट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद IPR में क्या है, IPR में एक दो स्टूडेंट ने ना पूरी 100 200 पेज की पता नहीं कहाँ से PDF बटोरी और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। IPR जो है वो आपके 5th और 4th सेमेस्टर, जब आप DU से लॉ कर रहे होंगे तो 4th और 5th सेमेस्टर में आपको वो मिलेगा एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। डेट मीन्स IPR बेसिक, IPR के बेसिक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। IPR को पूरा आप 4th और 5th सेम में पढ़ोगे, यानी कि वो आएगा ही नहीं इंट्रेंस एग्जाम में। वो उसके बस क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स से। IPR का पूछ लेंगे पेटेंट कितने साल के लिए होता है, पेटेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँगा कि भाई कोका कोला की बोतल पे जो कोका कोला लिखा होता है वो क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। बोतल का जो शेप है वो क्या है, वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ ये गाड़ी जैसे कार में बैठा हूँ तो ये एवरेज दे रही है 20 का और कोई गाड़ी दे रही है एवरेज 10 का, तो यानी कि किस चीज़ में फ़र्क है, इसके इंजन में फ़र्क है, यानी कि टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। तो अगर टेक्नोलॉजी में फ़र्क है तो उस चीज़ का पेटेंट होगा। अगर मैं कहता हूँ गाड़ी में मेरी गाड़ी महिंद्रा की है, तो महिंद्रा का सिंबल बना हुआ है, महिंद्रा को जो सिंबल बना हुआ है वो क्या है, वो ट्रेडमार्क है। ठीक है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। अगर आप कुछ अच्छा लिख देते हैं इस गाड़ी के बारे में और वो गाड़ी अपनी वेबसाइट पे जो कार की वेबसाइट है वो वहाँ पे मेंशन है, तो वो क्या होगा, वो आपका कॉपीराइट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत डिटेल में और बहुत इन डेप्थ में आपसे IPR नहीं पूछता है। ठीक है ना। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था शायद से कि कोका कोला की बॉटल के अंदर का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है। तो ऑब्वियस है यार, वो क्या होगा आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक पेपर था 2019 या 2020 का। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर DULLB एंट्रेंस आपने देना है तो चुपचाप 10 साल का एटलीस्ट पेपर सॉल्व करो। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, उसका रीज़न ये है कि जब आप 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको हिंट हो जाएगी कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। फिर आप किसी के बहकावे और छलावे में नहीं आएंगे। इसके बाद IPR को इतना कर लेना है। IPR में बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ फैमिली लॉ की। फैमिली लॉ में ज़्यादातर डाइवोर्स से केसेस पूछते हैं। कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डाइवोर्स से पूछेंगे। डाइवोर्स के ग्राउंड्स पढ़ लो आप, डेट इज़ सफिशिएंट।
ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का भी बता रहा हूँ, सेक्शन 5 पढ़ लेना है, सेक्शन 7 पढ़ लेना है, बस इनसे काम हो जाएगा। कंज्यूगल राइट्स पढ़ लेना है, सेक्शन 9 से लेकर 13 तक ही हैं जो काम के हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें करके आप बहुत आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बस कोई दूसरा उल्टा सीधा इंसान बोल रहा है कि प्रोसीजरल लॉज पढ़ने हैं, प्रोसीजर एविडेंस पढ़ना है, एविडेंस पागल हो गया, वो पागल है वो जो आपको बता रहा है कि प्रोसीजरल लॉज पढ़ने हैं, जो आपको बता रहा है कि सीआरपीसी पढ़नी है, जो आपको बता रहा है कि ये एविडेंस लॉ पढ़ना है, उसको तुरंत वहीं पे चप्पल उतार के मारो, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है हमें कि हमारा सिलेक्शन की नैया डूब जाए। उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सिलेबस बहुत छोटा सा है, आप वेबसाइट में जाके देखोगे तो उसमें सिर्फ 4 सेक्शन दे रखे हैं, वो 4 सेक्शन हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे सबसे पहले तो हमें सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड पढ़ना है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर आप पढ़ लोगे, एक चार्ट आता है 20 रुपये का आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप मेकिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ट आप बोलोगे कहीं भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा कहीं से भी, अगर आप स्टूडेंट एरिया से बिलोंग करते हो। 20 रुपये का चार्ट से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना कहीं, उस 20 रुपये के चार्ट से आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर पर, ठीक है ना। तो उस चार्ट को आप प्रेफर कर सकते हो। ये जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने बताया अभी, वो 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज़ सफिशिएंट, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम जीके में। जीके अगर आपने पढ़नी है तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ आई थिंक 20-25 पेजेस में दे रखा है मिसलिनियस में, उससे पढ़ लोगे, उससे काम हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ करेंट अफेयर्स की, तो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है करेंट अफेयर्स का, तो एक तो कैचअप करके एक बुक आती है, उससे पढ़ सकता है। अगर वो भी नहीं लेनी है, अगर उससे भी ज़्यादा गिरी हुई बुक पढ़नी है, गिरी हुई मतलब कम, देखो हमारे जो डीयू में पूछता है ना, वो ज़्यादा डिटेल्ड में इन डेप्थ में नहीं पूछता है, ठीक है ना। या फिर अगर बंदे ने 6 महीने के जो पेपर आते हैं ना, आपके घर में कोई हिंदू या फिर जो भी पेपर आता है, उसकी सिर्फ हेडलाइन पढ़नी होती है, हेडलाइन सफिशिएंट होती है डीयू के एग्ज़ाम के पर्पस से, यानी कि हमें बहुत इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो आपने क्या करना है फिर, अगर आपके पास कैचअप भी नहीं है, अगर आपके आसपास, घर के आसपास नहीं मिल रही, वैसे ऑनलाइन मिल जाती है, तो आपने क्या लेना है, तो आपने ले लेना है क्या, कोई भी ग्रुप डी की बुक। ग्रुप डी, जो ग्रुप डी की तैयारी करवाते हैं, जो भी 1-2 पतली सी बुक आती हैं, उनको ले लो, उनसे काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ग्रुप डी वाले से बहुत आराम से आपका काम हो सकता है बुक से, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, तो जो सोर्सेज बताए मैंने, जैसे ग्रुप डी, ठीक है ना, ग्रुप डी से आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। कोई भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम की करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ्स की कर लेना, लास्ट 6 मंथ्स यानी कि जनवरी से कर लेना, जनवरी से जुलाई। अगर मान लो 15 अगस्त तक पेपर होता है, तो जनवरी से 30 जुलाई तक का आप कर लेना, डेट इज़ सफिशिएंट। कोई भी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट अगर पूछते भी हैं, वो 1-2 साल पुरानी, तो अगर आप पेपर से या फिर सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे होगे, तो वो भी आपको पता होगी, तो इसलिए उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। लीगल मैगजिम्स कवर करने पड़ेंगे आपको, लैंडमार्क जजमेंट और रीसेंट जजमेंट्स आपने कवर करने होंगे। ये सारी चीज़ अगर आप कर लेते हैं, मैं अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे 5 लीगल के जो मैंने बताए सब्जेक्ट्स, वो सारे आपने करने हैं, प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, करेंट अफेयर्स करनी है, लीगल मैगजिम्स करनी है, स्टैटिक का पोर्शन अगर ल्यूसेंट से कर सकते हो वो कर लेना, और लीगल मैगजिम्स और लैंडमार्क और ये रीसेंट लैंडमार्क जो भी आई हैं रीसेंट जजमेंट, वो कर लेना 1-2 साल की। उससे फ़ायदा क्या होगा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया है, उतने से आपके 70 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। 60 से 70 क्वेश्चन आपके आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, तो भी आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन के आसपास अगर आप जाते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तो आपका 240 पे हंसते हंसते सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग की, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पोर्शन से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, और इससे आपने जो 12वीं या 10वीं तक जितना पढ़ा है, वो आपके लिए सफिशिएंट है, उसी को रिकॉल कर लेना। अगर 8 या 9 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आ भी जाता है, इन तीनों सब्जेक्ट से आ भी जाता है, उसमें से अगर आप 4-5 कर ले जाते हैं, तो आपकी जो सिचुएशन होगी वो विन विन की होगी। तो इसलिए परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, इसमें आराम से हो जाता है। आई होप आज की जो ये वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी। और भी अगर डिटेल्ड चाह रहे होगे तो वो भी मैं कर दूंगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए है, सिलेबस की और डिफाइन कर दूं। और मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी
कुछ दिन तक मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा, उसमें प्रॉपर सेक्शन भी बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन सा सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलो, हर वीडियो में मैं आपको 2 सेक्शन बताऊँगा। जैसे आज बता रहा हूँ आईपीसी के एक 378 थेफ्ट को बहुत आराम से कर लेना, और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन आप मुझे बताएंगे ये सेक्शन कौन सा है। ये दोनों आपके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप कर लेना, बहुत ज़रूरी है। चलो, आज पहला है तो आज ऑफर के साथ करता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, रॉबरी और डकैती ये भी कर लेना आप, ठीक है ना। तो ये चारों के सेक्शन मुझे बताना, इनकी सज़ा कहाँ दे रखी वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जितने ज़्यादा आप मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और वीडियोस ऐसी बनाऊं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल, और इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे आखिरी 20-25 दिन। तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इसी चैनल के माध्यम से आपको 20 से 30 क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद।